नमस्कार, मैं प्रियंका और शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालू माफिया परवेज सिद्दीकी के रिमांड खत्म होने के बाद आज सुबह अंडाल थाना की पुलिस ने अदालत में उसे पेश किया, जहां उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बालू माफिया परवेज सिद्दीकी को रिमांड खत्म होने के बाद आज सुबह अंडाल थाना की पुलिस ने अदालत में पेश किया। उस दौरान अदालत क्षेत्र में काफी संख्या में बालू माफियाओं की भीड़ लगी हुई थी, मगर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने लाउदोहा थाना की पुलिस को 7 दिन के रिमांड पर उसे सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक दुर्गापुर के नईम नगर निवासी परवेज आलम सिद्दीकी लंबे समय से बालू के धंधे में लिप्त है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परवेज आलम सिद्दीकी के नाम अंडाल थाने में बालू चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी और तभी से परवेज आलम सिद्दीकी फरार था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के खुफिया विभाग ने उसे शनिवार शाम बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। रविवार को जब उसे दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया तो खुफिया विभाग ने उसे हिरासत में रखने का अनुरोध किया। दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ने अवैध बालू व्यवसायी को 14 दिन तक गुप्तचर विभाग के हिरासत में रखने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक बालू माफिया परवेज आलम सिद्दीकी करोड़ों की संपत्ति नईम नगर इलाके में बनाई है। बताया जाता है कि उनका अपना रहने वाला घर करोड़ों की लागत से बनाया गया है, जिसका नाम रखा है शतरंज, जो देखने लायक है। इसके अलावा और भी कई संपत्तियां हैं और बताया गया कि डुप्लीकेट चालान बनाकर गाड़ियों को विभिन्न जगह पर भेजा करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस भी इन माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण ही बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। कई महीने पहले एनफोर्समेंट दुर्गापुर शाखा पुलिस ने सुजय पाल उर्फ केबू नाम के बालू कारोबारी को गिरफ्तार किया था। उस समय सुजय पाल के सहयोगी के रूप में परवेज आलम सिद्दीकी का नाम सामने आया था। इसी बीच कांकसा थाना की पुलिस ने और एक बालू माफिया चिन्मय मंडल को गिरफ्तार किया। उसके बाद आसनसोल से शिव शंकर मिश्रा को भी बालू कारोबारी में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। एक के बाद एक पुलिस ने अभियान चलाकर बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया। ठीक है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर बस स्टैंड से सटे सीटू पार्टी कार्यालय में केंद्र सरकार की ई लेबर कार्ड कैंप में सियासी जंग शुरू हो गई। दुर्गापुर बस स्टैंड से सटे सीटू के पार्टी कार्यालय में केंद्र सरकार की ई लेबर कैंप में सियासी घमासान शुरू हो गया। संप्रति केंद्र सरकार ने सभी असंगठित श्रमिकों के लिए एक ई श्रम कार्ड योजना शुरू की थी। इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से असंगठित श्रमिक अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों का ई लेबर कार्ड के माध्यम से बीमा कराया जाएगा। रविवार को सीटू पार्टी कार्यालय में केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट का नजारा देखने को मिला। जिला तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी ने कहा कि माकपा भाजपा एक ही पार्टी है। वामपंथी नेता पंकज राय सरकार ने कहा कि कोई भी सरकारी परियोजना पैतृक संपत्ति नहीं होती। सरकारी काम आम लोगों के पैसे से होता है। सीटू मजदूरों के पक्ष में है, इसीलिए वह इस मुफ्त शिविर के माध्यम से आम आदमी को लाभान्वित कर रही है। तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि सुबह चले गए और शाम को राम। वामपंथी भाजपा के प्रोजेक्ट का प्रचार कर रहे हैं। वहीं दुर्गापुर पश्चिम से भाजपा विधायक लक्ष्मण घरोई ने कहा कि पूरे राज्य में कोई सीपीएम नहीं है। ई-श्रम कार्ड করতে এসেছি আমরা, এইখানে ফ্রিতে হচ্ছে, বাইরে সাবের কপিতে টাকা লাগছে, বাইরে তো পয়সা নিচ্ছে, বাইরে পয়সা নিচ্ছে, এইখানে ফ্রিতে হচ্ছে, সুবিধা একটু পাচ্ছি, তার মধ্যে এখানে এসেছি করতে। আপনার নাম? রুহি খাতুন। এটা সিআইটিউ পরিবহন দপ্তর থেকে উদ্যোগ নিয়েছে এটা ই শ্রম কার্ড করার জন্য। তো আমি এখানে করাতে এসেছি। এর আগে আমি গিয়েছিলাম, মানে সাইবার ক্যাফেতে গিয়েছিলাম। ওখানে বলছিল কেউ 75, কেউ বলছে 150 টাকা নেবো, তারপর আবার লেমিনেশন করতে প্রায় 200 টাকার মতো কাছাকাছি খরচ। তো
এইটা বিনা পয়সায় করার জন্য আমি এখানে এসেছি এবং এই উদ্যোগটা আমি খুব ভালো মনে করি। আমি খুব আমাদের মতো অসংগঠিত শ্রমিকের পক্ষে বিনা পয়সায় এটা খুবই মানে উপকার হয়েছে। আমার নাম মধুসূদন কুমার। প্রোগ্রামটা হচ্ছে এটা একটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, যে প্রকল্পে ই শ্রম পোর্টালের মাধ্যমে নথিভুক্ত করানো যায়। কারা নথিভুক্ত করাতে পারবে? 16 থেকে 59 বছরের মধ্যে যে শ্রমিকরা আছে, যাদের পিএফ বা ইএসআই নেই, তারা সবাই এই ই শ্রম কার্ড রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবে। এই শ্রম কার্ড রেজিস্ট্রেশন করাতে পারলে কতগুলো সুবিধার কথা কেন্দ্রীয় সরকার এখন ঘোষণা করেছে। প্রথম হচ্ছে শ্রমিক হিসাবে তার নাম নথিভুক্ত হবে, এটা হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয় হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের বিমা পাবে, ইন্স্যুরেন্স থাকবে, তাতে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু থেকে শুরু করে অন্যান্য বিমা থাকবে। ঘর তৈরি করার জন্য গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায়, আরবান এবং রুরাল এলাকাতে তারা হচ্ছে কিছু অনুদান এবং কিছু হচ্ছে যে লোন পাবে। আয়ুষ্মান ভারত সহ কিছু প্রকল্পে, স্বাস্থ্য প্রকল্পে তারা হচ্ছে সে সুবিধা পাবে। এই কাজগুলো সহ আরও কিছু কাজ আছে, যেমন হচ্ছে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক চলবে, মানে কেউ যদি ব্যবসা করতে চায় ব্যবসার জন্য সে অনুদান পাবে, ঋণ পাবে। সমস্ত মিলে যে শ্রমিকরা আছে, সে শ্রমিকদের একটা সুবিধা হতে পারে ই শ্রম কার্ড রেজিস্ট্রেশন করলে। আমরা তাই মনে করছি যে প্রথম যেহেতু রেজিস্ট্রেশনটা করাতে হবে, তাই এই কাজটা আমরা জরুরি মনে করছি। তারপরে আবার লড়াই চলবে যে কেন দিল না, আর কি করতে হবে। যে প্রশ্নটা যেটা আপনি আপনার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প CI2 থেকেও করছি, আবার রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও CI2 অফিস থেকে করছি। আমাদের বক্তব্য, কোনো সরকারি প্রকল্প কোনো রাজনৈতিক নেতার পৈতৃক সম্পত্তি নয়, কারণ নিজের পয়সায় করে না। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় সরকারি প্রকল্প হয়, সে কেন্দ্রের হতে পারে, রাজ্যের হতে পারে। আমাদের কাজ সেই প্রকল্পের টাকা যেন নয়ছয় না হয়, যাদের কাছে যাওয়ার কথা সে যেন তাদের কাছে যায়, তাই আমরা হচ্ছে নেমেছি। আর কেন্দ্রীয় সরকার এটা ইচ্ছা করে করেনি। যখন কোভিড পর্যায়ে ছিল, যখন সুপ্রিম কোর্ট জানতে চাইছিল কত পরিযায়ী শ্রমিক আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে, কত অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক আছে, যে আমরা দাবি তুলছিলাম মাসে 7,500 টাকা দিতে হবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই সংখ্যা বলতে পারেনি সুপ্রিম কোর্টকে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে 2021-এ তোমরা হচ্ছে নাম নথি, এই ধরনের নাম তোমরা হচ্ছে লিস্ট করো, তথ্য ভাণ্ডার করে সুপ্রিম কোর্টকে জানাও। কিছুটা সুপ্রিম কোর্টের গুতুনি এবং হচ্ছে আন্দোলনের চাপ, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প এই কার্ড হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য শুরু হয়েছে। তো তার সুবিধা তো শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাতে CI2 ছাড়া আর কে করবে? অন্যরা তো টাকা নিয়ে করছে। যে সরকারের প্রকল্প, সে রাজনৈতিক দলের অনেক নেতাকর্মীরা টাকা নিয়ে করছে, তৃণমূল টাকা নিয়ে করছে। তো শ্রমিকদের পাশে বিনা পয়সায় কাজ কে করবে? CI2 বাদ দিয়ে CI2 করবে। দেখুন, বাংলায় মোদিজি যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে, আর সেই প্রকল্প বাংলাতে আমাদের দিদিমণি সমস্ত নাম বদলে নিজের নামে চালাচ্ছে, আর সেই ঢেউ সিপিএমের ঘাড়ে এখন পড়েছে। উনি জানেন না কি করতে যাচ্ছে। এটাই কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নন, কোনো বিজেপি নেতা উনি নন, উনি করতে পারেন কি? তাই কাজটা দিদিমণিরা করছেন, সিপিএম দাঁড়িয়ে করছে। কারণ কি, এই মুহূর্তে সিপিএম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সামনে কর্পোরেশন ইলেকশন আছে, দিদিমণি বলেছে পার্টিগুলো খুলুন, ইলেকশন লড়ুন, বিজেপি ভোট কাটতে হবে, ভোট না কাটলে দিদিমণি জিততে পারবে না। সেই কারণে সিপিএম বিজেপি করছে, দুর্ভাগ্যজনক, এটা হওয়া উচিত নয়। এটা মোদিজি ঘোষণা করেছেন। আমরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে, এলাকায় গিয়ে গরিব মানুষ, রিক্সাওয়ালা, মাছওয়ালা, সবজিওয়ালা, যারা শ্রমিক, যারা মাঠে কাজ করেন, কৃষক, তাদের আমরা এই সময় কার্ড করে দেবো। কাজে আমরা শুরু করেছি, মোদি ঘোষণা করেছেন মানুষের জন্য, দুর্গা মানুষকে আমরা এই কাজটা করে দেবো। যা সিপিএম করছে, তৃণমূল করছে, জানি না তারা কী কাজ করতে যাচ্ছে, দুর্ভাগ্যজনক, এটা বলা কিছু নেই। আর বলছি যে স্টেশনে সিপিএমের পার্টি অফিসে সিপিএম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প ই শ্রম তার ক্যাম্প করা হয়েছে। তো ওরা তো বিজেপির বিরোধিতা করে, অথচ বিজেপিরই কেন্দ্রীয় সরকারের তাদের যে প্রকল্পগুলো সেগুলো নিজেরা অ্যাডপ্ট করছে। কি বলবেন এই নিয়ে? এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাংলার মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন ধরে বলে আসছিলেন যে সিপিএমের বি টিম হচ্ছে বিজেপি, তারা বিজেপির দ্বারা পরিচালিত, সকালবেলায় বাম, সন্ধেবেলায় রাম। তার আজকে প্রতিফলিত হলো দুর্গাপুর বাজারে যে সিপিএম পার্টি অফিসে বসে অন্তত যে নরেন্দ্র মোদীর যে নানা রকম যে আছে সেইগুলো সম্বন্ধে প্রচার করছে এবং সেখান থেকে কম্পিউটারের মধ্য দিয়ে তাদের মানুষকে সেবা করার চেষ্টা করছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज।
अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेलियाबथान में रविवार दोपहर एक बार फिर धसान देखी गई, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। ECR अधिकारियों को कई बार सूचित किए जाने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। धसान की वजह से लोगों को अपनी जान की चिंता भी सता रही है। रानीगंज के नीमचा फाड़ी अंतर्गत बेलियाबथान ग्राम में अक्सर ही धसान देखी जाती है। कई बार तो ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। एक बार फिर से रविवार बेलियाबथान इलाके में धसान देखी गई। धसान की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी रुक गई है। बड़ी गाड़ियां तो दूर की बात है, 4 चक्का वाहन भी उस इलाके से गुजर नहीं पा रहे हैं।
धसान की वजह से लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ चली है। इस घटना को लेकर बेलिया बथान आदिवासी पाड़ा के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। 2 महीना पहले भी इस इलाके में धसान देखी गई थी। समय गुजरने के बाद भी ना तो उस धसान को भरा गया और ना ही इसे समाप्त करने के लिए कोई उपाय ढूंढा गया, जिसकी वजह से ये धसान धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। फिलहाल इस घटना की खबर ईसीएल के सतग्राम एरिया को दे दी गई है। वही गांव के पास ही जेके नगर कोलियरी भी स्थित है। अब देखना है कि इस पर ईसीएल क्या निर्णय लेती है। কতটা আতঙ্কে রয়েছেন? ধস আস্তে আস্তে বাড়ছে গ্রামের দিকে, যে কোনো মুহূর্তে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে গ্রামের থাকা মানে বাড়িতে থাকলে কতটা ভয় লাগছে বা আতঙ্কে রয়েছে ব্যাপারটা যদি জানান। ধসটার জন্য আমরা অনেক আতঙ্কিত। যে কোনো সময় আরও অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তারপর রাস্তার আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে ধস হওয়ার ফলে রাস্তাটা দেখছি পুরো ভেঙে গেছে, সেক্ষেত্রে কোনো গাড়ি যাতায়াত হচ্ছে বা যেতে যাচ্ছে বা সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে? হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গেছে সমস্ত। আপনারা কি যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে, বাচ্চাদের বা বাচ্চাদের সবারই। কোনো অ্যাম্বুলেন্স বা কোনো বিপদ হলে সেক্ষেত্রেও তো সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। কি নাম আপনার? মনিকা মার্ডি। যদি বিস্তারিত বলুন কি সমস্যা। কয়েকদিন আগে এইখানে একটা ছোট্ট করে ফাটল ছিল, ওইটা থেকে আস্তে 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 করে বেড়ে যাচ্ছে। এখন আজকের দিনে যা দেখছি তাতে পুরো রাস্তাটাই বসে গেল আর লম্বা লম্বা ফাটল দেখা দিচ্ছে। এইদিকে একদিকে লম্বা চলে গেছে। যদি এখানে জল দেওয়া হয়, জল দিয়ে যদি ফিল আপ করা হয় তাহলে জলটা মনে হচ্ছে বেড়ে যাবে। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেইখানে সেটা ফাটা আছে, ওইটা যদি জল পেয়ে যায় তাহলে ধীরে ধীরে আজকে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে নিজে নিজে এখানে বসে যাবে। এখানকার প্রবণতা। একবার যেখানে জল ঢুকছে আর জল যদি ঢুকে যায় তারপরে ধীরে 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 সেইটা মানে ফাটলটার মধ্যে জল ঢুকে যায় তাহলে টোটাল জায়গাটা বসে যাচ্ছে। এটাই এখানে ধস কি আস্তে আস্তে বাড়ছে? হ্যাঁ বাড়ছে, তো বললাম তো, যেটা আপনি যেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই জায়গাটা ফাটা আছে। যদি আজকে বৃষ্টি হয়, যদি সে রাত্রের মধ্যে বৃষ্টি হয় আর যদি এখানে জল ঢুকে তাহলে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেইটাও ঢুকে যাবে কাজকে। ধস বাড়লে কতটা আতঙ্কিত রয়েছে গ্রাম? আরে মানুষ তো আতঙ্কিত হবে কি, আপনার বাড়ি যদি ভাঙে, আপনার বাড়ির মধ্যে যদি জল মানে রাস্তাটা ভেঙে যায়, পালাবার যদি রাস্তা না পান তাহলে তো আতঙ্কিত থাকবে কি? মানে আস্তে আস্তে গ্রামের নিচের অংশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি বসে যাবে, কোনো ঠিক নেই। ওইটা যদি বিশেষজ্ঞ দিয়ে দেখানো হয় যে কি হলো না হলো, আমরা তো সেটা বুঝি না যে কি ঘটনা ঘটছে না কিসের জন্য ধসছে, কিন্তু মোট কথা হচ্ছে ওখানে ধসছে। রাস্তা ধসে যাওয়ার ফলে কতটা সমস্যায় পড়েছেন? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए आसनसोल राइफल क्लब के 3 सदस्यों को चुना गया है। रविवार इन 3 सदस्यों को आसनसोल स्पेशल पुलिस की तरफ से आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें सम्मानित किया गया। आसनसोल राइफल क्लब के 3 सदस्यों को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। तीनों सदस्य आसनसोल के ही निवासी है। अंजलि कुमारी साव, अर्जुन चौधरी, पिंकी पासवान को राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन के लिए चुने जाने पर रविवार की सुबह आसनसोल क्लब प्रांगण में आसनसोल स्पेशल पुलिस की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अंशुमान साहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और तीनों शूटरों को उन्होंने सम्मानित किया, जबकि आसनसोल स्पेशल पुलिस के कमांडेंट डॉक्टर कल्याण बनर्जी और ओलंपियन भागीरथ समूह ने भी शूटरों को सम्मानित किया। स्पेशल पुलिस की ओर से डॉक्टर रघुवीर बैनर्जी ने डीसी मुख्यालय अंशुमान साहा और ओलंपियन भागीरथ समूह को सम्मानित किया। इस अवसर पर डीसी मुख्यालय अंशुमन साहा ने कहा कि आसनसोल एक मिनी भारत है। यहाँ से 3 शूटरों का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चयनित होना गर्व की बात है और उससे भी बड़ी बात है कि इन्हें आसनसोल स्पेशल पुलिस द्वारा हौसला अफजाई करना। उन्होंने कहा कि आसनसोल स्पेशल पुलिस समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही है। इस अवसर पर आसनसोल क्लब के प्रेसिडेंट सोमनाथ बिश्वाल, सचिन सोवन नारायण बसु, स्पेशल पुलिस के मिठू घाटी, श्यामल सिन्हा, डॉक्टर सत्यजीत राय, छोटू घाटी, डॉक्टर पीपी दास, साहिना परवीन, सुनील सोनकर, मृणाल मुखर्जी, मोहम्मद अली अदनालिब, ऋतिक घटक,
ऋषि शोभमय चक्रवर्ती, प्रतीक अग्रवाल, संग्राम सिंह, टोनी साव उपस्थित थे। প্রোগ্রাম আজকে আমাদের ওলন্দা এবং আমাদের ডাক্তারবাবু সব মিলে স্পেশাল পুলিশ থেকে ভালো দারুণ প্রোগ্রাম হয়েছে আজকে। আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম আর কি। আমাকে একদম কালকে রাত্রে ফোন করেন, ফোন করেন যে সমুদ্র একবার আসবেন। সত্যি এত ভালো লাগলো, এত ভালো সিস্টেম। আমরা আজকে আমি 90 থেকে পুলিশের সঙ্গে আছি, 90 সাল থেকে। স্পেশাল পুলিশ যখন শুরু হয়েছে তখনও সময় ছিলাম, হয়তো আমি স্পেশাল পুলিশের মধ্যে নেই, কিন্তু আমি সাপোর্টে আছি। এবং আমার যখন কোনো কিছু কাজে লাগে, মানে দরকার যদি থাকে, আমি মোটামুটি সাপোর্টিং দেয়। পুলিশের পক্ষ থেকে যারা যারা আমাদের ন্যাশনালে কোয়ালিফাই করেছে, ভোপাল যাচ্ছে, আসানসোল রাইফেল ক্লাবের 3 জন সদস্য, এবং তার মধ্যে একজন আমাদের আসানসোল স্পেশাল পুলিশের সদস্য পিঙ্কি পাসওয়ান, এবং আরও 2 জন যারা আসানসোল রাইফেল ক্লাবের মেম্বার এবং এনসিসি করেন, এনসিসি যুক্ত, তাদেরকে আমরা আর্থিক সহায়তা কিছু করলাম যাতে ওরা গুলি কিনতে পারে। ভালো গুলি না হলে ওখানে শুটিংয়ের মার্কস ওঠে না। তার জন্যে আমি ডাক্তার কল্যাণ ব্যানার্জিকে অনুরোধ করেছিলাম। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद किसानों में खुशी देखी जा रही है। रविवार बंडपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक रैली निकाली गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून बिल को प्रकाश पर्व के अवसर पर वापस लिए जाने की घोषणा के बाद आंदोलनरत किसानों में खुशी की लहर है। पूरे देश भर में किसान जगह जगह रैली जुलूस निकालकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को बंडपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक विजय जुलूस निकाला गया, जो बंडपुर गुरुद्वारा परिसर से शुरू होकर बंडपुर चित्रा होते हुए जीटी रोड स्थित भगत सिंह की मूर्ति के पास जाकर समाप्त हुआ। जुलूस में प्रोग्रेसिव किसान मोर्चा एकटू के सदस्य भी शामिल थे। इस मौके पर पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेटर कमेटी के संयोजक तजिंदर सिंह बल ने कहा कि 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की घोषणा की, जिसे लेकर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन पर थे। उन्होंने देश के किसानों से माफी मांगी है और कानून को वापस लेने और एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। उनके इस घोषणा को स्वागत करने और आंदोलन को जीत का जश्न मनाने के लिए ही आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। आने वाले 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान इस कानून को संसद में बिल पारित कर कानूनी रूप से वापस लिया जाएगा। साथ ही किसानों और कृषि एक्सपर्ट के साथ बैठक कर एमएसपी गारंटी कानून भी बनाई जाएगी। तजिंदर सिंह बल ने कहा कि मैं मानता हूं कि कृषि बिल वापस लेना किसानों की मांग नहीं थी, बल्कि सरदार ने उसके ऊपर जबरन सौंप दिया था। किसानों का मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी। सरकार के द्वारा खरीदारी के लिए कानून बनाना, ये सरकार को धन्यवाद देने का समय नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हुए हैं। उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने एक भी बात नहीं की, जबकि पूर्ण रूप से सभी मांगे कानूनी रूप से मिल जाएंगी, तभी धन्यवाद दिया जा सकता है। अभी सरकार ने जो सकारात्मक कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। हम इसके लिए इस आंदोलन को समर्थन करने वाले सभी किसान संगठन को धन्यवाद देते हैं, जिनके सहयोग से ये संघर्ष इतने लंबे समय तक चला। का जो पिछले 19 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 3 काले कानून जो थे कृषि वाले, इनको रिपील किया है। उस रिपील करने के जो पदक्षेप है उसका हम स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये पिछले 1 साल से जो किसानों की शांति प्रिय आंदोलन था, उस आंदोलन की जीत का खुशी उजागर करने के लिए, और सभी वर्ग, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के साथ सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबका साथ था, इसीलिए किसी आंदोलन इतने दिन चल पाया। और इस किसी आंदोलन के दबाव की वजह से आज सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी। और प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा मैं बाकी लोगों से अपने वक्तव्य में फ़र्क रखता हूँ कि ये कृषि जो कानून थे, ये कभी भी किसानों की मांग नहीं थी। ये कृषि कानून केंद्र की सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर थोपे थे, तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और केंद्र की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने अपना जो खेद है वो प्रकट किया, माफ़ी मांगी है। और आने वाले दिनों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों के हित के लिए एमएसपी का जो मुद्दा किसानों का है
प्रैक्टिकली किसानों की मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी है और खरीद गारंटी है। इसको सुनिश्चित करने के लिए आने वाली जो सत्र है, शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। उसमें इस कानून को कानूनी तौर से रिपील किया जाएगा और एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें किसानों का भी साथ लेंगे और जो एक्सपर्ट हैं इस कानूनी और एग्रीकल्चर के मामले में उनकी सहायता से इस एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रानीगंज शाखा और सुरक्षा संस्था की तरफ से आनंद लोक गेस्ट हाउस में 6 चिकित्सकों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को हमारा प्रणाम और हमारे यहाँ के जो सुप्रसिद्ध सभी चिकित्सक हैं सबको हमारा नमस्कार। आज हम लोग अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन और सुरक्षा भी साथ में हमेशा है, भाभी के साथ में सोशल वर्क करती काफ़ी लोगों के साथ में है। आज हम लोग रानीगंज के अलग अलग विभाग के 6 चिकित्सक को सम्मानित करेंगे जिन्होंने लोगों की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया है और कोरोना के वक्त भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन चिकित्सकों ने लोगों की चिकित्सा की। तो मैं हमारे मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जो अध्यक्ष स्वीटी लोहिया जी है उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, संचालन करें और चिकित्सकों को सम्मान करके हमारा खुद का मान बढ़ाइए। समाज के उन वरिष्ठ डॉक्टरों को सम्मान करने के लिए जो रानीगंज में सेवा दे रहे हैं। रानीगंज में सेवा अगर हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी छोटी जगह में अगर ऐसे डॉक्टर अवेलेबल हैं जिन्हें हम अपना इलाज अच्छे से कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ मैं सुरक्षा संस्था के प्रेसिडेंट दलजीत भैया का शुक्रगुजार करती हूँ जो हमें ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि हमें समाज सेवा में ऐसे भी प्रोजेक्ट करने चाहिए जिनमें हम डॉक्टरों को या जो भी सोशल वर्कर रानीगंज में या अगल बगल एरिया में कार्य कर रहे हैं उन्हें हम सम्मानित करने का हमें मौका मिले। और तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वही बस इसका सब शुक्रिया। खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। They are also one type of doctors for us. They govern us very properly and help us to learn in disciplined manner. And I really owe a lot to them. And thanks for everybody to coming here. Thanks a lot. आज आप लोग ने मुझे इस लायक समझा, बाकी तो आगे के लिए तो जब कभी भी कोई दरकार पड़ेगी, ऐसे तो डॉक्टर कौशिक सुर ने तो हम लोग डॉक्टर के तरफ से तो सब कुछ बोल ही दिया और दलजीत जी को तो ये मेरे को बड़े भैया बोलते हैं, मैं इनको बड़ा भाई बोलता हूँ। तो कौन बड़ा भाई है हम लोग को नहीं मालूम है कि तो 20 साल से हम लोग दोनों ही बड़े भैया हैं। तो इनका भी जो है आज एक जो इनका योगदान है सोशल जो है, और आप लोग भी जो है संस्था की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग 2-3 दिन से जो भी कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग का भी सम्मान उतना ही होना चाहिए जितना कि सम्मान, तो जो सम्मान देता है वो सम्मान के हकदार भी होते हैं वो। तो ऐसे तो बहुत अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद और आगे के लिए से भी कुछ काम करते रहें। माननीय डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ।
जो रानीगंज प्रवासियों को अपनी श्रद्धा, भक्ति, मान, भेदभाव छोड़कर मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार लेकर इन्होंने बड़े से बड़े जो नहीं होने वाला काम है उसको उन्होंने पूर्ण कर दिया। जो चीज़ को भगवान ने बनाकर भेजा है उसको फिर पृथ्वी पर बनाने का दूसरा कर्तव्य हमारे डॉक्टर साहब का ही है। जो शरीर का हड्डी एक बार टूट जाता है फिर उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों ने जोड़कर इसे बता दिया कि भगवान का दूसरा आप लोग यही बात करके मना। धन्यवाद। आज यहाँ पे जो सब कोई उपस्थित है उन सबको मेरी तरफ से मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन हुआ नहीं हूँ, करीबन 2 साल ही हुआ हूँ। रानीगंज में मैं आया हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे सब इलाज करना शुरू किया है। तो ज़्यादा कुछ बोलना का ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर कौशिक सूर और डॉक्टर संदलिया सर ने जो बोल दिया है उसके बाद मैं डॉक्टर होके और मुझे बोलने का कुछ और है नहीं। बस मैं यही मेरा सभी को मेरा सादर नमस्कार। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मैडम से तो मैं पहले भी परिचित हूँ। देखिए, काम हम लोग सभी करते हैं, पर जब बीच बीच में ऐसा प्रोत्साहन मिले तो इससे मन में काम करने का इच्छा और बढ़ जाता है, प्रेरणा डबल हो जाता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम जो मरीज का इलाज करते हैं या कोई भी डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, ये कोई अकेले का क्रेडिट नहीं है, ये टीम वर्क है। जैसे आप सब सदस्य मिलके, सब लोग मिलके जैसे किसी समाज का अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है, कोई भी हो। अगर डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसमें जो सिस्टर पेशेंट का 24 घंटा केयर करती है उसका भी योगदान है, जो स्वीपर उसका कचरा साफ करता है उसका भी योगदान है, जो अस्पताल के स्टाफ कर्मचारी 24 घंटे उसका देखभाल और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं उनका भी योगदान है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इस फील्ड के शाहरुख सलमान हैं, जो मेन वर्किंग फोर्स है हम लोगों के पीछे है। और मेरा ये सम्मान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के नेशनल हाईवे 60 पर बने जगन्नाथ ब्रिज पर अक्सर ही दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां लगने वाले फुटपाथ पर दुकानों और वाहनों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। ऐसा ही अगर कुछ देर और चला तो इस ब्रिज को दुर्घटना जोन होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। रानीगंज बोरो कार्यालय से कुछ दूर पर बने जगन्नाथ ब्रिज अब फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदारों का अड्डा बन गया है। अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो लोग सुधर रहे हैं और ना ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदार ही इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 60 पर अक्सर ही देखा जाता है कि लोग फुटपाथ पर लगे दुकानों से सामान खरीदने के लिए गाड़ी भी आसपास ही खड़ी कर देते हैं। ऐसे में सड़क की चौड़ाई काफी कम होती जा रही है और खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती है, पर बेपरवाह लोगों को ना तो अपनी जान की चिंता रहती है और ना ही दूसरे के जान की चिंता ही उन्हें सताती है। महिलाओं का भी जमावड़ा देखा जाता है और ये लोग बड़े आराम से रोड पर खड़ी होकर सब्जी चुनती हुई नजर आती है। इन सारे विषयों पर ट्रैफिक पुलिस की फिलहाल नजर नहीं पड़ी है या फिर ट्रैफिक पुलिस इस विषय को हल्के पर ले रही है। आसनसोल बराकर इलाके में नगर निगम की तरफ से जाम मुक्ति को लेकर अतिक्रमण शुरू कर दिया गया है। रानीगंज शहर में भी ट्रैफिक ओसी मनोज ठाकुर की तरफ से फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदारों को 7 दिन की मोहलत दी गई है, लेकिन इस जगन्नाथ ब्रिज पर फुटपाथ लगाने वाले दुकानदारों पर आखिर पुलिस प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? आखिर पुलिस प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या सच में किसी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही पुलिस प्रशासन नींद से जागेगी? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 350 से लेकर 400 बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता करवाई गई। अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से रानीगंज के नोतू निगरा नाट्य मंच प्रांगण में बच्चों के बीच प्रतियोगिता करवाई गई।
इस दौरान करीबन 350 से लेकर 400 तक की संख्या में बच्चों ने चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया। संस्था के अध्यक्ष दिनेश मंडल ने कहा कि हमारी संस्था की तरफ से लगातार कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों के लिए अक्सर ही मॉक टेस्ट और ड्राइंग प्रतियोगिता करवाई जाती है ताकि स्कूल बंद रहने के दौरान भी उनकी मानसिक क्षमता कम ना हो। चित्रांकन प्रतियोगिता बच्चों के अंदर छिपी कला को उजागर करने के लिए करवाई जाती है और ऐसा माना भी जाता है कि जिसकी चित्र बनाने की कला अच्छी होती है उसकी हस्तलेखा भी अच्छी हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट और प्राइज देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष दिनेश मंडल के अलावा सचिव रोहित राय सहित संस्था के सदस्य मौजूद थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती पर विगत शनिवार शाम रानीगंज के गुरुद्वारा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे परिसर में गरीब असहायों के बीच कंबल बांटे गए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर शनिवार शाम रानीगंज के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान कीर्तन जत्था द्वारा गुरु की वाणी संगतों को सुनाई गई, जिसे सुनने के लिए सिर्फ सिख धर्म के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी मौजूद थे। भजन कीर्तन के बाद सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल बांटे गए। रानीगंज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास बैठे असहाय लोगों के बीच कंबल बांटकर ठंड से कुछ हद तक राहत दिलाने की कोशिश की गई। संस्था की तरफ से सदस्यों ने कहा कि राज्य में ठंड काफी बढ़ चली है और गरीब असहाय लोगों के पास ऊनी कपड़े खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं। नतीजा कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि ठंड ने गरीबों की जान ले ली। ऐसे लोगों के बारे में ही चिंता कर हमारे संस्था के सदस्य उन्हें कंबल बांट रहे हैं। संस्था के सलाहकार बलजीत सिंह बग्गा ने कहा कि गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरुद्वारे में कीर्तन का आयोजन किया गया था और इसके साथ ही आतिशबाजी कर त्योहार को लेकर और भी ज्यादा खुशी व्यक्त की गई है। संस्था की तरफ से अशोक अरोड़ा ने कहा कि हमारे संस्था की तरफ से लगातार ही सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। आज जो गरीबों के बीच कंबल बांटने के कार्य सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है वो आगे करीबन 10 दिनों तक जारी रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों की हम मदद कर सके। आप सबको, रानीगंज के सारे ही नगरवासियों को गुरु नानक देव जी के 552 प्रकाश पुरब की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये उनके गुरुपर्व को रानीगंज में आज गुरुद्वारा में सेलिब्रेट किया गया। भजन कीर्तन के बाद सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से आतिशबाजी की गई, मिष्ठान बांटे गए और उसके बाद हम लोगों ने आज जो गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है मानवता की सेवा के लिए, ऊंच नीच जात पात सबको एक समानता, एक अधिकार, सब कुछ देने के लिए आज उनके रास्ते पर चलते हुए आज सिख सेवा सोसाइटी के नौजवान सभी आज जुड़ गए हैं। और जैसा कि शीतकाल आ गया है, बहुत सारे ऐसे जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनके लिए गर्म वस्त्र, गर्म कंबल उनको दिए जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्टेशन परिसर में अभी कुछ गरीब जो ऐसे व्यक्ति जो सोए हुए थे बिना कंबल के, उनको गर्म वस्त्र और कंबल दिए हैं। और अभी आगे जाकर कारपोरेशन के वाणिज्यिक जो मार्केट है वहाँ पर भी जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये आज तक ही समाप्त नहीं होगा। ये पूरे शीतकालीन में हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि ये सारा जो कार्यक्रम है गर्म वस्त्र बांटने का और भी लंगर बांटने का, जो भी कार्यक्रम सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से है वो निरंतर चलता रहेगा। आज रानीगंज रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किए या निरंतर चलते रहेगा? हाँ, ये रानीगंज रेलवे स्टेशन से आज शुरुआत की है। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पुरब है। आज हम लोगों ने शुरुआत की है कंबल वितरण की, जो ये तकरीबन 2 महीने तक हम लगातार हर हफ्ते या 15 दिन पर एक बार रानीगंज के विभिन्न जगहों पर जहाँ पर गरीब लोग बैठे हैं, जिनके पास वस्त्रों का अभाव है, उन्हें हम वस्त्र प्रदान करेंगे ताकि वो शीत लहरी से बच सके और अपने आप को बचा सके। आपका नाम परिचय दीजिए। बलजीत सिंह, सिख सेवा सोसाइटी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।